हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स मेंटर। तो आज की क्लास में हम मनी एंड बैंकिंग यूनिट को कवर करेंगे। लास्ट क्लास में हमने मनी एंड बैंकिंग यूनिट के फंक्शन स्टडी किए थे, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक स्टडी किया था। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है मनी क्रिएशन प्रोसेस। मनी क्रिएशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें ये समझाता है, ये बताता है कि कमर्शियल बैंक्स मनी को कैसे क्रिएट करते हैं। Money creation process explains how commercial banks create money. That is, how it creates multiple deposits from initial deposits. होता क्या है, आप एक डिपॉजिट जब करके आ रहे हो बैंक में, मान लो आपने अपने बैंक में डिपॉजिट करने गए, आपने अपने बैंक अकाउंट में 1000 रुपये डिपॉजिट किए। उस 1000 रुपये से सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स जो SBI PNB जितने भी आपके बैंक्स हैं, उस एक 1000 रुपये के डिपॉजिट से मल्टीपल डिपॉजिट क्रिएट करते हैं। तो ये कैसे होता है आज हम एग्जाम्पल से समझेंगे, पर पहले इस प्रोसेस की कुछ एजम्पशंस हैं। पहली एजम्पशन है कि आपका जो इनिशियल डिपॉजिट है वो 1000 रुपये, आपने 1000 रुपये ही डिपॉजिट करे अकाउंट में, ना 2000 ना 500, 1000 एजम्पशन। दूसरी एजम्पशन है LRR 20% है। LRR क्या होता है? LRR होता है लीगल, LRR की फुल फॉर्म होती है लीगल, दोबारा लिखती हूँ, लीगल रिजर्व रेशियो। ये क्या है? लीगल रिजर्व रेशियो मतलब वो परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स जो कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास वो परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स जो कमर्शियल बैंक अपने पास रिजर्व के फॉर्म में रखते हैं। जैसे आपको अगर मैं 100 रुपीज़ दूँ तो आप क्या पूरे खर्च कर दोगे? हो सकता है आप उसमें से 80 खर्च करो, 20 अपने पास रिजर्व की फॉर्म में रख लोगे, चलो कभी ज़रूरत होगी। तो सिमिलरली कमर्शियल बैंक को भी ऐसा करना पड़ता है। उसे उसके हेड ने, RBI ने बोल रखा है कि अगर मैं आपके पास 1000 रुपये भी आ रहे हैं तो आप उसका 20% अपने पास एज रिजर्व रखो। तो वो कितना रख रहा है हर बार एज रिजर्व? 20%। ये हमारी पहली एजम्पशन है। दूसरा, सारी ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू ही हो रही है, कोई कैश में ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है। तीसरा, इस इकॉनमी में जिसमें हम ये मनी क्रिएशन प्रोसेस स्टडी करेंगे, वहाँ पे सिर्फ एक ही बैंक है। ऐसा तो आप कहोगे मैम ऐसा तो कहीं नहीं होता, ज़रूरी नहीं है LRR भी 20% ही रहे, हो सकता है सेंट्रल बैंक LRR को फ्लक्चुएट कर दे। हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जब हम इकॉनमी में किसी चीज़ को स्टडी करने की कोशिश करते हैं इकोनॉमिक्स में, तो हमें कुछ एजम्पशंस लेनी पड़ती है। तो हमारी पहली एजम्पशन क्या है? हमारा इनिशियल डिपॉजिट 1000 रुपये, आप गए बैंक में, आपने 1000 रुपये डिपॉजिट करे और उसमें से कितना परसेंट कमर्शियल बैंक एज रिजर्व रखेगा अपने पास अलग से? 20%। ये जितनी ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू रूटेड हैं और इकॉनमी में सिर्फ एक ही बैंक है। तो अब ये सारी एजम्पशंस को देखते हुए हम ये देखेंगे कि जब 1000 का डिपॉजिट करा गया कमर्शियल बैंक के पास, उससे कमर्शियल बैंक ने कितने मल्टीपल डिपॉजिट्स क्रिएट करे। जैसे सपोज करो आप ये डिपॉजिट आप ये मानो आप 1000 रुपये का डिपॉजिट करके आए, आप गए सेंट्रल बैंक, आप गए कमर्शियल बैंक के पास, आप गए अपने, आपका मान लो बैंक अकाउंट है SBI में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, आप गए, आपने 1000 रुपये डिपॉजिट करे कि मेरे अकाउंट में 1000 रुपये डिपॉजिट कर दो। तो आपको क्या लगता है कि आपके जब 1000 रुपये डिपॉजिट हुए, उस पर सेविंग अकाउंट पे बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है, बट आपको इंटरेस्ट तो मिलता है, राइट? तो क्या जो सेंट्रल जो कमर्शियल बैंक है, SBI है आपका बैंक, क्या वो उस पैसे को यूज़ नहीं कर रहा? वो उस पैसे को यूज़ कर रहा है। वो अब मान लो कि आप हो, आपने 1000 रुपये डिपॉजिट करे, फिर उसी बैंक के पास मैं गई कि मुझे लोन दे दो, मैंने मांगा लोन मान लो 800 रुपये का, ये कुछ भी, ये समझ लो कि अब 1000 रुपये उसके पास आ गए, तो वो पूरे 1000 रुपये का लोन मुझे नहीं दे सकता। LRR क्या लिया था? 20%। तो 1000 का 20% क्या होगा? 20% ऑफ 1000। आई होप आप सबको परसेंटेज की कैलकुलेशंस करनी आती है, नहीं आती तो मैं आपको सिखा देती हूँ। जैसे आपको निकालना है 20% ऑफ 1000, क्योंकि हमने एजम्पशन लिया कि 20% तो वो क्या कर रहा है? एज रिजर्व रख रहा है। तो 20% ऑफ 1000 को सॉल्व कैसे करेंगे? परसेंटेज का साइन हटाने के लिए नीचे डिवाइड करेंगे 100 से, ऑफ के साइन की जगह हम लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन और फिर लिखेंगे 1000। इसको इससे कट करेंगे, इसको इससे, आंसर हमारा आएगा 200। तो सॉरी, दोबारा से रब हो गया, कोई नहीं, मैं दोबारा से लिख देती हूँ, आपको समझ भी दोबारा आ जाएगा। ये हमारा है डिपॉजिट्स का कॉलम,
ये है लोन का कॉलम और ये है रिजर्व का कॉलम। मान लो कि आप 1000 रुपये डिपॉजिट करके आए, फिर क्या जो बैंक है वो पूरे 1000 रुपये यूज़ कर सकता है? नहीं, उसको सेंट्रल बैंक ने बोला हुआ है भाई LRR तुम्हारा 20% है, जो भी तुम्हारे पास डिपॉजिट आएगा उसको 20% तो अपने पास अलग रखना है रिजर्व की फॉर्म में। तो 20% ऑफ 1000 अभी हमने निकाला था, 200 रिजर्व में रख दिया गया। अब जब मैं उसके पास लोन लेने गई, SBI के पास, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास, तो उसने मुझे कितने का लोन दे सकता है? 1000 में से 200 तो इधर आ गए, मुझे सिर्फ लोन कितने का दे सकता है? 1000 माइनस 200, 800। उसने मुझे 800 का क्या दे दिया? लोन दे दिया। अब जब उसने मुझे 800 का लोन दे दिया तो मैंने लोन किसी पर्पज़ के लिए लिया होगा। हो सकता है कि लोन मैंने कोई गाड़ी खरीदने के लिए लिया हो, कोई गुड्स खरीदने के लिए लिया हो, कोई फ़ोन खरीदने के लिए लिया हो, कोई टैबलेट, कोई कंप्यूटर, कुछ ऐसा। तो मैं उस 800 रुपये को स्पेंड करूँगी। यही 800 रुपये मैं क्या कर दूँगी? स्पेंड कर दूँगी। जब मैं यहाँ 800 रुपये स्पेंड करूँगी, मान लो मैं एक फ़ोन लेके आई 800 रुपये का, ठीक है, तो जो फ़ोन वाला है उसको पेमेंट भी मैं बैंक से ही करूँगी, अपने बैंक से, कैश में नहीं करूँगी, क्योंकि हमने एजम्पशन लिया ऑल ट्रांजैक्शंस आर रूटेड थ्रू बैंक। मैं 800 रुपये उस फ़ोन वाले को दिए बैंक के थ्रू। 800 रुपये उस फ़ोन वाले ने 800 रुपये क्या कर दिए? बैंक में डिपॉजिट कर दिए। अब फिर से क्या बैंक 800 रुपये का लोन दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता। उसे 20% तो एज रिजर्व रखना पड़ेगा। 800 का 20% होता है 20% ऑफ 800 क्या होगा? परसेंटेज की जगह 100 का सिंबल आ जाएगा, ये 0 से ये 0 कटा, ये तो क्या आ जाएगा? 20% ऑफ 800 160 आ जाएगा। तो 160 जो है वो एज रिजर्व रखा गया। अब फिर कोई आया लोन लेने, बताओ, मान लो कि कोई और पर्सन आया लोन लेने, तो कितने का लोन देगा कमर्शियल बैंकों से? 800 में से 640 तो उसके 160 तो यहाँ यूज़ हो गए, 800 में से 160 यूज़ हो गए, तो बाकी बचे हुए अमाउंट का लोन देगा। कितना बचेगा? 640 का ये फिर से लोन दे देगा। अब यही 640 जिसको लोन दिया होगा, उसने लोन किसी कोई गुड सर्विसेज खरीदने के लिए लिया होगा, वो इस 640 की किसी को पेमेंट करेगा, तो किसी के अकाउंट में 640 आएंगे, फिर बैंक के पास 640 का डिपॉजिट आएगा। अगेन इसका 20% यहाँ रिजर्व में रखेगा कमर्शियल बैंक और बाकी का लोन दे देगा। तो आप ये चीज़ समझो कि जब आपने सिर्फ 1000 रुपये डिपॉजिट करे अपने बैंक में, उससे जो हमारा कमर्शियल बैंक है उसने कितने सारे मल्टीपल डिपॉजिट्स क्रिएट कर लिए। और ये प्रोसेस कब तक चलता है? जब तक यहाँ आपके रिजर्व का टोटल 1000 ना हो जाए, जब तक आपका रिजर्व का टोटल इनिशियल डिपॉजिट के क्या आ जाए? बराबर ना आ जाए। तो यही हमारा है मनी क्रिएशन प्रोसेस। अब मनी क्रिएशन प्रोसेस को हम एक बार नोट से समझते हैं। नोट्स में मैंने ये डायग्राम दोबारा बनाया हुआ है, ये टेबल लोन्स, डिपॉजिट, रिजर्व वाला, तो एक बार दोबारा से समझेंगे और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। अच्छा, मनी क्रिएशन प्रोसेस पेपर में डायरेक्ट भी आ सकता है, इसके अलावा इसका क्वेश्चन न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी आ सकता है, कैलकुलेशन में। मनी क्रिएशन प्रोसेस एक्सप्लेन्स हाउ कमर्शियल बैंक क्रिएट मनी, that is how it creates multiple deposits from initial deposits, that is total deposits are sum multiple of initial deposit। जितने total deposits है वो sum total है initial deposit का। अब यहाँ पे आप देखोगे मनी क्रिएट हो रही है, तो यहाँ पे एक मनी मल्टीप्लायर होता है। मनी मल्टीप्लायर को हम डिनोट करते हैं M से। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/LRR। LRR क्या था? जो हमने 20% लिया था, 20% लिया था, याद है? 1000 का 20% हमने एज रिजर्व रखा था, फिर 800 का 20% हमने एज रिजर्व रखा था, तो वही LRR था, लीगल रिजर्व रेशियो, जितना रिजर्व में रखना ज़रूरी है। तो M जो हमारा मनी मल्टीप्लायर है, जो मनी क्रिएट हो रही है, तो M का फॉर्मूला है 1/LRR। LRR क्या है? LRR is the legal reserve ratio. It is the minimum percentage of deposits that the commercial bank have to keep with themselves and with the central bank in the form of reserves। वो मिनिमम परसेंटेज डिपॉजिट्स की, फॉर एग्जांपल 20%, जो सेंट्रल बैंक को अपने पास और सेंट्रल बैंक, जो कमर्शियल बैंक को अपने पास और सेंट्रल बैंक के पास रखने पड़ते हैं। सो एजम्पशंस मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ। इनिशियल डिपॉजिट हमारा 1000 रुपये है, LRR 20% है, जितनी ट्रांजैक्शंस है वो बैंक के थ्रू हो रही है, कैश में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, बार्टर सिस्टम नहीं है। देयर इज़ ओनली वन बैंक, दैट इज़ द इंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज 1 यूनिट। अच्छा, आप कहोगे कि मैम अगर मैं 1000 की जगह 2000 लूँ, 3000 लूँ, तो क्या ये गलत हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं होगा। तब भी आप ये प्रूव कर सकते हो कि इनिशियल डिपॉजिट से मल्टीपल डिपॉजिट्स क्रिएट होंगे, बट आप
पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम एक डिफरेंट नंबर से कैलकुलेशन करें। अगर वो आपको न्यूमेरिकल में देते हैं कि भाई टेक इनिशियल डिपॉजिट टू बी 10,000 तो आप लो, लेकिन नॉर्मली आप 1000 और 20% भी लो, क्योंकि जब तक आप बोर्ड के लिए रिवाइज करोगे आपको ये वैल्यूज़ लर्न हो जाएंगी। ऑल्दो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू किस रीज़न से आई, बिकॉज ये न्यूमेरिकल फॉर्म में भी आएगा, बट चांसेस कम है गलती होने के। और वैसे भी 1000 और 20% एक ईजी वैल्यू है, कैलकुलेशन वहाँ थोड़ी सी ईजी रहती है। फिर से एक बार मैं टेबल से आप लोगों को समझाती हूँ। सबसे पहले 1000 रुपये का इनिशियल डिपॉजिट करा, आप गए बैंक में, आपने 1000 रुपये डिपॉजिट करा दी, इसी को इनिशियल डिपॉजिट कहा जाता है। अब बैंक क्या करेगा, क्या वो इस पूरे, बैंक हमारे पैसे को यूज़ करता है तभी तो वो हमें इस पर इंटरेस्ट देता है, क्यों देता है? तो क्या बैंक इस पूरे 1000 रुपये का लोन दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता। बैंक इस 200 रुपये को एज रिजर्व रखेगा, साइड में कोने में रखेगा, बाकी 800 का वो लोन दे देगा। आप गए बैंक के पास, अपने 1000 रुपये डिपॉजिट करे, 200 रुपये उसमें से उसने एज रिजर्व रख दिया, 800 रुपये उसने मुझे लोन दे दिया, मैं लोन लेने गई। अब जब मैं लोन लेने गई तो मैंने लोन फ्री में तो नहीं लिया होगा, मतलब लोन के अगेंस्ट मैंने कुछ तो मेरा पर्पस होगा ना लोन लेने का। हो सकता है मुझे गाड़ी खरीदनी है, हो सकता है मुझे घर खरीदना है, हो सकता है मुझे छोटी सी कंप्यूटर या फ़ोन टैबलेट ऐसा कुछ खरीदना है। तो मैंने जो मेरे, मान लो मुझे एक फ़ोन खरीदा था, मैं गई और मैंने 800 रुपये की पेमेंट करी। अब जब मैंने 800 रुपये की पेमेंट करी, क्योंकि हमने पढ़ा है ऑल ट्रांजेक्शन आर रूटेड थ्रू बैंक, तो ये 800 रुपये जो होंगे वो बैंक में डिपॉजिट होंगे। बैंक के पास फिर क्या आया, फ्रेश डिपॉजिट आया इस बार 800 रुपये का। अब बैंक क्या ये 800 रुपये का लोन दे सकता है? बिल्कुल नहीं। इसी 800 का 20% मैंने परसेंटेज निकालना सिखाया, मैं दोबारा सिखा देती हूँ। लाइक हमें निकालना है, अगर 20% ऑफ 800, परसेंटेज की जगह 100 से डिवाइड कर दो, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई कर दो 800। इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कटे और 20 इंटू 8 हुआ 160। तो इस 160 को इन्होंने एज रिजर्व रखा फिर से कमर्शियल बैंक ने, और 640 का लोन दे दिया। फिर से 640 का लोन जिसे भी दिया होगा उसने उसकी पेमेंट कहीं करी होगी, तो इस 640 को फिर से वही प्रोसेस रिपीट होगा। यहाँ 1 नहीं होगा, यहाँ पे मैंने ना डैश डाला था, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ डैश है, बिकॉज आपको इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं ये प्रेफर करती हूँ कि बोर्ड में बच्चे को थर्ड यहाँ तक तो दिखाना ही चाहिए। तो अब यहाँ पे आगे दिखा सकते हो कि 640 का 20% क्या होगा, हम निकाल लेते हैं। 640 का 20%, सिक्स 40 का 20% होगा हमारा 128, राइट। तो 640 में से 128 जब माइनस करेंगे, क्योंकि 640 तो उसके पास एज डिपॉजिट आया, बट क्या वो ये पूरा अमाउंट एज क्या कहते हैं लोन दे सकते हैं? नहीं, उसमें से 128 तो रिजर्व रख लिया गया, तो बाकी बचा हुआ 640 माइनस 128, 512 एज लोन दिया जाएगा। ये प्रोसेस फिर रिपीट होगा। फिर ये जो 512 का यहाँ पे लोन दिया गया है वो यहाँ पे फिर से एज डिपॉजिट आ जाएगा, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा। तो आपको ऐसे करके दिखा देना है कि डॉटेड। अब ये जो नीचे की कैलकुलेशंस हुई है ये कैसे हुई है, ये मैं आपको समझाती हूँ। तो देखो ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू होगा, जब तक ये जो इनिशियल डिपॉजिट का अमाउंट है वो टोटल LRR का अमाउंट ना आ जाए। मतलब जब आप LRR की वैल्यूज़ को टोटल करो तो यहाँ पे जब तक 1000 ना आ जाए तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है, तब तक चलता रहता है। अब टोटल डिपॉजिट कैसे निकालते हैं? टोटल डिपॉजिट का एक फॉर्मूला है, ये सारा वही समझाया गया जो मैंने अभी आपको समझाया, आप इसको रीड कर सकते हो, इजी लैंग्वेज में गिवन है। टोटल डिपॉजिट्स का फॉर्मूला होता है M इंटू इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट 1000 रुपीज़ का है, M यानी मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/LRR, 1/20% करोगे 5000 आ गया। अब जो हमारे टोटल डिपॉजिट इस प्रोसेस में क्रिएट होंगे वो होंगे 5000 के। टोटल डिपॉजिट 5000 के क्रिएट होंगे, राइट। इसमें से 1000 रुपये तो आपने रिजर्व की फॉर्म में रख लिए, तो कितने बचे? 4000 बचे जो आप लोन की फॉर्म में दे यूज़ कर रहे हो। तो इस प्रोसेस से आप देखो कि कितने सारे एक सिर्फ 1000 रुपीज़ के इनिशियल डिपॉजिट से हमने इन्होंने बैंक ने 5000 रुपीज़ का टोटल डिपॉजिट क्रिएट कर लिया। तो यही है मनी क्रिएशन प्रोसेस। एक बार इसे नोट्स की लैंग्वेज से भी समझ लेते हैं। सेम वही चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है जो मैंने अभी तक हिंदी में समझाई है, बट स्टिल मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। इन द अबव टेबल द इनिशियल डिपॉजिट इज़ 1000।
आउट ऑफ विच 20% इज केप्ट एज LRR इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व. 200 रुपये एज रिजर्व रख लिया गया. बैलेंस 800 का लोन दे दिया गया. बोरोवर, जैसे सपोज करो आप 1000 रुपये का डिपॉजिट करने गए तो 800 रुपये का लोन मुझे मिला. तो अगर मैं बोरोवर हूँ जिसने उधार लिया, बोरोवर कौन होता है? जिसने बोरो किया, जिसने लोन लिया, वो इस 800 का यूज़ करेगा कहीं ना कहीं पेमेंट करने के लिए. जैसे मैं कोई फ़ोन खरीद रही हूँ, क्योंकि सारी ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू ही रूटेड है. ये जो मनी मुझे मिली है, ये जो मनी की मैं पेमेंट करूँगी अपना फ़ोन खरीदने के लिए, वो वापस से बैंक में आएगी, फ्रेश डिपॉजिट ऑफ 800. अब बैंक इसका 20% रिजर्व की फॉर्म में रखेगा और बाकी का 640 लोन में दे देगा. तो ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू होगा? ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होगा जब तक जो मेरे टोटल रिजर्व्स का थर्ड वाला कॉलम था, उसका जो टोटल है वो 1000 यानी इनिशियल डिपॉजिट के बराबर ना आ जाए. सो इसका यहाँ फॉर्मूला गिवन है, टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू M इंटू इनिशियल डिपॉजिट. दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. यही चीज़ मैं कह रही थी एज न्यूमेरिकल फॉर्म में भी आ सकती है 2 या 3 मार्क्स में. अच्छा, इसके बाद यहाँ हमारा मनी क्रिएशन प्रोसेस कंप्लीट होता है. बट आज की क्लास में हम छोटे छोटे मनी एंड बैंकिंग के 1 मार्कर्स डिस्कस कर लेते हैं. पहला है, ये गलत लिखा हुआ है, प्लीज़ आप इसको करेक्ट कर लेना अपने रजिस्टर में, नोट्स में. अगर आप कोई नोट्स बनाते हैं, आई वुड रिकमेंड कि आप अपने नोट्स बनाएं. अगर आप मेरे नोट्स चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स. हाँ, तो हमारा आज का पहला जो 1 मार्कर है वो है बार्टर एक्सचेंज. पहले के टाइम में क्या होता था कि मनी नहीं होती थी जब, तो बार्टर एक्सचेंज प्रिवेल करता था. बार्टर एक्सचेंज क्या होता है? सपोज करो मैं फार्मर हूँ, मैंने राइस बनाया, आप शू मेकर हो, आपने शूज़ बनाए. तो मनी तो है नहीं, ऐसे हो जाता था आपने मुझे शूज़ दे दिया, मैंने आपको राइस दे दिया. तो बार्टर एक्सचेंज क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स. अब तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर मनी होता है ना, राइट? जैसे कि अगर मान लो कि आपको मेरी टीचिंग सर्विसेज पसंद आई, आपको मेरे से प्राइवेट ट्यूशन चाहिए, तो उस केस में आप मुझे इन रिटर्न पेमेंट करोगे. ऐसा नहीं है कि आप मुझे इन रिटर्न गुड्स देके जाओगे, राइट? या आप अगर नीचे मार्केट में कोई सामान लेने जाते हो तो आप उन्हें मनी ही देते हो ना, राइट? लेकिन पहले के टाइम में क्या था? पहले के टाइम में क्या था? बार्टर एक्सचेंज था, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स. नेक्स्ट है मनी. मनी ऐसी कोई भी चीज़ है. मनी क्या है? मनी पहला तो क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है. जैसे पहले बार्टर एक्सचेंज हुआ करता था, बट अब उसकी जगह क्या आ गया? गुड्स के सामान, हम गुड्स के बदले हम गुड्स नहीं देते, हम क्या करते हैं? मनी देते हैं. तो मनी क्या काम करता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज का, मेजर ऑफ वैल्यू का. हम किसी चीज़ की वैल्यू कैसे मेजर कर पाते हैं? मनी की वजह से तो कर पाते हैं. अगर कोई पूछता है ये चीज़ कितने की, हम मनी में तो बताते हैं ना 500, 1000, 2000, और उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि इस चीज़ की इतनी वर्थ है नहीं. अगर वो चीज़ मान ली यूज़फुल है तो वो 500 की होकर भी वर्थफुल हो सकती है. या अगर कोई चीज़ 10,000 की भी है बट उसका यूज़ नहीं है तो फिर वो वर्थलेस हो सकती है. दूसरा, मनी स्टोर ऑफ वैल्यू है. अगर आपके पास राइस हो, आप फार्मर हो, आपके पास राइस है, क्या आप उस राइस को 10 ईयर्स तक स्टोर करके रख सकते हो? या पोटैटो है, टोमेटो है, इसको नहीं कर सकते बिकॉज उसको स्टोर नहीं किया जा सकता फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. बट वही फार्मर जब उस टोमेटो को आज की डेट में सेल कर रहा है, उसे इन रिटर्न मनी मिल रही है, उस मनी को वो स्टोर करके रख सकता है. सो मनी एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू. लास्ट, मनी एक्ट्स एज अ मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. जैसे कि सपोज करो मैं कुछ सामान लेने गई, बट मैंने वो सामान EMI पे लिया, तो मैंने उन्हें बोला मैं आपको हर मंथ इतने की EMI पे करूँगी. तो मनी जो है एक स्टैंडर्ड काम कर रहा है आगे देने जाने वाली पेमेंट का. तो मनी क्या क्या है? ये 1 मार्कर में डेफिनेशन आ सकती है, डेफिनेशन MCQ में आ सकती है. मनी की 4 चीज़ें हैं: मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. लास्ट है मनी सप्लाई. क्या होता है मनी सप्लाई? नेक्स्ट पॉइंट है, बल्कि नॉट द लास्ट. मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी. कितनी मनी पब्लिक के हाथ में है किसी पर्टिकुलर टाइम पे इकोनॉमी में. आपको याद होगा कि नेशनल इनकम यूनिट मैंने लास्ट कवर करी है, और नेशनल इनकम यूनिट में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्टॉक वर्सेस फ्लो. तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं इकोनॉमिक्स में. एक वेरिएबल होता है स्टॉक वेरिएबल, एक होता है फ्लो वेरिएबल. स्टॉक वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो एक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर किया जाता है. तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि मनी को क्या मेजर किया, मनी सप्लाई को कैसे मेजर किया जाता है? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. तो आपको हो सकता है पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि मनी बताओ एक पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर होती है, पॉइंट ऑफ टाइम पे. वो पूछेंगे बताओ मनी स्टॉक है या फ्लो है. तो आपको ये याद रखना है कि सिंस मनी सप्लाई, नॉट मनी सप्लाई इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन द इकोनॉमी, देयरफॉर मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट. ओके,
तो मनी सप्लाई क्या है, कितनी वॉल्यूम ऑफ मनी पब्लिक के हाथ में है एक पर्टिकुलर पॉइंट में इकोनॉमी में। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट है मेजर्स और कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। वैसे तो मनी सप्लाई के काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं, बट हमें सिर्फ M1 कंपोनेंट को पढ़ना है, बिकॉज बाकी कंपोनेंट्स अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो हायर लेवल है थोड़ा सा। M1 क्या होता है, M1 में एक तो करेंसी आती है जो पब्लिक के हाथ में है, जो करेंसी हम नॉर्मल पब्लिक के हाथ में है। दूसरा जो डिमांड डिपॉजिट्स है कमर्शियल बैंक के पास जो डिपॉजिट्स है जो ऑन डिमांड, जैसे कि अगर मैंने आज मेरे बैंक अकाउंट में मान लो 50,000 है, तो मैं जाके उसको अभी नहीं तो कल सुबह जाते ही उसको ऑन डिमांड जाके विड्रॉ कर सकती हूँ, तो उन्हीं को कहते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। वो डिपॉजिट जो आप चेक से उसी टाइम डिमांड कर सकते हो कमर्शियल बैंक को कि मुझे मेरा पैसा दे दो। और तीसरा कुछ डिपॉजिट जो RBI के साथ है। तो M1 के 3 कंपोनेंट्स हैं, पब्लिक वाला पैसा, कमर्शियल बैंक वाले डिमांड डिपॉजिट्स और डिपॉजिट्स विद द RBI। Currency with the public includes notes and coins held by the public. Demand deposits are the deposits that can be withdrawn on demand by check, known as checkable deposits. क्योंकि डिमांड डिपॉजिट्स को आप चेक के थ्रू विड्रॉ करते हो, नहीं क्या बोला जाता है, चेकेबल डिपॉजिट। थर्ड है ये था हमारा M1 का कॉन्सेप्ट, यहाँ खत्म होता है कि M1 में 3 चीज़ें आती है, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स एंड अदर डिपॉजिट्स विद RBI। 1 मार्कर में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो हमारा 1 मार्कर है वो है हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी वो मनी है जो RBI और गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही है। इसमें क्योंकि वो मनी जो ये प्रोड्यूस करते हैं वही तो पब्लिक के पास आती है, सो इट इंक्लूड्स करेंसी विद द पब्लिक एंड रिजर्व्स विद द बैंक। थर्ड है फिएट मनी और लीगल टेंडर मनी, मतलब वो मनी जो कि कंपलसरी है बाय लॉ टू बी एक्सेप्टेड फॉर ऑल डेट्स। मतलब मान लो आपको किसी का कर्जा देना है तो आप अपनी करेंसी में पेमेंट कर सकते हो, वो लीगल टेंडर मनी है, फिएट मनी है। मतलब वो मनी जो कंपलसरी है कि हाँ आपकी कहीं भी उसे पेमेंट में यूज़ कर सकते हो, जो हमारी जनरल करेंसी है, दैट इज़ फिएट मनी और लीगल टेंडर मनी। वैसे तो ये बहुत छोटे छोटे 1 मार्कर्स है, बट बच्चे यूजुअली इन्हें ना मिस कर जाते हैं कि उन्हें लगता है कि सिर्फ मनी सेंट्रल बैंक के फंक्शंस या फिर जो सेंट्रल बैंक के अलग अलग टूल्स हैं टू कंट्रोल इन्फ्लेशन डिफ्लेशन सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आई गेस 1 मार्कर्स ही वो क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चों को डिफरेंट बनाते हैं फ्रॉम टॉपर्स एंड ऑल। नेक्स्ट है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मैंने बताया था लास्ट क्लास में, बहुत सारे बैंक्स हैं हमारे, SBI, PNB, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक, नैनीताल बैंक, इन सब का हेड कौन है, सेंट्रल बैंक। तो हेड को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एपेक्स बॉडी। सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल्स और रेगुलेट्स द एंटायर बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री बाय कैरिंग आउट मॉनेटरी पॉलिसी इन पब्लिक इंटरेस्ट। जो सेंट्रल बैंक है वो बहुत सारी पॉलिसीज़ कैरी आउट करता है पब्लिक के इंटरेस्ट में। क्या पॉलिसीज़ कैरी आउट करता है ये हम फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे, वो एक डिटेल टॉपिक है जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। बट वो बहुत सारी मनी से रिलेटेड पॉलिसीज़ लाता है। तो सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल्स और रेगुलेट्स द एंटायर बैंकिंग स्ट्रक्चर बाय कैरिंग आउट मॉनेटरी पॉलिसीज़ इन द पब्लिक इंटरेस्ट। उसके अलावा बैंक क्या होता है, मुझे नहीं लगता अब मुझे आपको समझाने की ज़रूरत है कि बैंक्स क्या होते हैं। आप लोग जाते होगे अपने पेरेंट्स के साथ, तो इतने बड़े हो चुके हो कि इंडिपेंडेंटली भी बैंक जाते होगे। तो बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आपसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, आपको लोन देता है और मनी को क्रिएट करता है। मनी को क्रिएट करना मतलब क्या है, मनी को इशू करना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मनी को इशू कौन करता है, दैट इज़ RBI, सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन मनी को क्रिएट तो कमर्शियल बैंक ही करते हैं। मनी क्रिएट याद है, अभी पढ़ा था लास्ट, आज की क्लास में कवर किया, मनी क्रिएशन प्रोसेस। तो कंफ्यूज मत होना, ऐसे हिंदी में लगेगा कि क्रिएट और क्या कहते हैं, क्रिएट और इशू सेम वो है, बट इट इज़ नॉट द सेम। इसके बाद जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है टू डू सपोर्ट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इसके अलावा अगर आपको ऐसा कोई टॉपिक लगता है जो मुझे कवर करना चाहिए तो वो भी आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, बिकॉज आपकी एडवाइस से हम बेटर वर्क कर पाएंगे। इसके अलावा मैंने लास्ट यूनिट जो कवर करी है क्लास 12 की, वो नेशनल इनकम करी है, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो डू चेक आउट दैट वीडियो ऑल्सो। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ में साथ साथ ऐड कर रही हूँ।